हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सक्लूसिव लव के एपिसोड 3 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही वांग से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बोल रहा था कि जैंग उसे लाइक नहीं करता है, बल्कि हम दोनों तो बस फ्रेंड्स हैं। वांग बोलता है तो तुम उससे अपने दिल की बात बता दो। ये सुनकर ही बोलता है अगर उसने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तब तो हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। वांग बोलता है क्या पता जैंग भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा हो कि तुमने उसे फ्रेंड जोन करा हुआ है। अगर तुम उसे हग या किस करोगे तो क्या पता तुम दोनों कपल बन जाओ। उसकी बात सुनकर ही वांग को टीज करने लगता है, अच्छा जैसे कल रात तुमने डूजी को किस किया था, बिल्कुल वैसे। वांग ब्लश कर रहा था तो ही बोलता है वो तुम्हें ट्रेन कर रहा है और अब्यूज भी करता है, लेकिन फिर भी तुम ब्लश कर रहे हो। वो जितना तुम्हें टॉर्चर करेगा तुम उतने ही उसके प्यार में पड़ते चले जाओगे। लेकिन वांग बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी चिंता करो। वीडियो कॉल कट होने के बाद ही अपने आप से बोलता है जैंग अब मैं गिव अप करता हूँ, हम दोनों का फ्रेंड्स बने रहना ही ठीक है। उसे जैंग की कॉल आ रही थी लेकिन वो उस कॉल को पिक नहीं करता। तभी उसके रूम की डोर बेल रिंग होती है जहाँ उससे यू नाम की लड़की मिलने आई थी। वही से वॉक पर चलने के लिए बोलती है। ही बोलता है लेकिन क्यों? तो यू कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। वो उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर कॉन्सर्ट हॉल में ले आती है जहाँ यू का ही कॉन्सर्ट होने वाला था। वो ही को कॉन्सर्ट का टिकट देकर कहती है मेरे फ्लूट कॉन्सर्ट में आना, तब तुम मुझे अच्छे से जान पाओगे। रात को वांग डूजी को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है लेकिन डूजी अपने रूम में नहीं था। तो वांग उसकी फैमिली फोटो को देखने लगता है। तभी उसे डूजी के वहां आने की आवाज सुनाई देती है तो वो बेड के साइड में छुप जाता है। डूजी जब अपने रूम में आता है तो वो अपनी फैमिली फोटो को नीचे करे हुए देखता है। उसने लाइट को ऑफ कर दिया था लेकिन उसे पता चल जाता है कि कोई उसके रूम में है, फिर भी वो सोने का प्रिटेंड करता है। वांग वहां से चुपचाप जाने की कोशिश करता है लेकिन डूजी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हम वांग को सीधे बेड पर देखते हैं। डूजी उसके ऊपर था। वो उससे पूछता है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वांग कहता है मैं तो बस तुम्हारा रूम देखने आया था। डूजी बोलता है झूठ मत बोलो। तो वांग उसे बताता है कि अभी तो ट्रेनिंग बहुत टाइम तक चलेगी, इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाएं। तुम हमेशा डरावना सा फेस लेकर घूमते हो, इसलिए मैं बेड के साइड में छुप गया था। ये सब सुनकर डूजी वांग के ऊपर से हट जाता है तो वांग उससे उसकी फैमिली फोटो के बारे में पूछता है। डूजी वांग से कहता है मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उसे हार्ट इंजरी है, इसलिए अब से उसे बाहर मत बुलाना। वांग बोलता है सॉरी, मुझे तुम्हारे भाई की कंडीशन के बारे में पता नहीं था। तुम्हारी फैमिली फोटो को देखकर मुझे जेलस फील होता है। मेरी फैमिली में जब मैं छोटा था तब हमने एक फैमिली फोटो क्लिक करी थी और जब से मेरे डैड बीमार हुए हमें दोबारा कोई भी फोटो लेने का चांस नहीं मिला। मेरे डैड की डेथ के कुछ साल बाद मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं हर वक्त म्यूजिक सुना करता था और एक म्यूजिक ही था जो मेरी कंपनी बन चुका था। डूजी वांग से अपनी फैमिली फोटो लेकर उसे उसके रूम में जाने के लिए कहता है। अगली सुबह वांग ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आते हुए डूजी को गुड मॉर्निंग कहता है तो डूजी रात के सीन को याद करता है जब उन दोनों का फेस बहुत क्लोज था और जब उसने वांग से अपनी फैमिली फोटो ली थी तब उन दोनों का हाथ टच हो गया था। उस टाइम पर वांग बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। प्रेजेंट में वो वांग को कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। वांग अपनी फीलिंग्स को टेस्ट कर रहा था तो वो डूजी के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है जहाँ जब वो डूजी को मिल्क पीते हुए देखता है तो वो फिर से नर्वस फील करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ डूजी वांग को बिजनेस पार्टनर से मिलवाने ले जाने वाला था। वांग जब कार स्टार्ट करता है तो नर्वस होने की वजह से वो रियर मिरर को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता तो डूजी उसकी मदद करता है। अगले सीन में हम उन दोनों को फ्यूनरल हॉल में देखते हैं जहाँ वैन नाम का पर्सन उनसे मिलता है। उन्हें अपने क्लाइंट के लिए एक स्पेशल फेयरवेल अरेंज करने का टास्क मिला हुआ था। जिस पर्सन की डेथ हुई थी वो अपने यंग डेज में एक बास्केटबॉल प्लेयर था। तो वांग उन्हें एक स्पोर्टी स्टाइल में फेयरवेल अरेंज करने का आइडिया देता है जो डूजी को काफी पसंद आता है। वैन वांग के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर उसकी तारीफ करने लगता है तो डूजी उसका हाथ साइड करके
वांग से कहता है हमें अपना बेस्ट देना है और यही फ्यूनरल डायरेक्टर की ड्यूटी का मतलब है। दूसरी तरफ ही जैंग से कहता है मेरी मॉम मुझे दूसरी ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है और मुझे वो लड़की अच्छी लगी। उसकी बात सुनकर जैंग कहता है ये तो अच्छी बात है। ही बोलता है क्या पता मैं उस लड़की से तुरंत ही शादी भी कर लूं। जैंग की फैमिली वेडिंग हॉल का बिजनेस करती है तो वो ही से बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें अपनी शादी प्लान करने में मेरी मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें 50% डिस्काउंट भी दे दूंगा। ये सुनकर ही को काफी बुरा लगता है। वो जिस स्पेस पर अपनी कार पार्क करने वाले थे उस जगह कोई और पर्सन आकर अपनी कार पार्क कर देता है। ये देखकर ही जैंग पर गुस्सा करके कहता है तुम हमेशा से ही इतने स्लो हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है? क्या तुम्हारे लिए ये सब करना इतना मुश्किल है? लेकिन जैंग कहता है पर मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है। ये सुनकर ही गुस्से में जैंग की कार से उतरकर चला जाता है। जैंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ही उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इधर वांग डूजी के इंस्ट्रक्शन पर कार ड्राइव कर रहा था। उसे गर्मी लगने लगती है। नर्वस होने की वजह से वो एसी ऑन करने की जगह कार के हेडलाइट्स ऑन कर देता है। वो ठीक से कार ड्राइव नहीं कर पा रहा था तो डूजी उससे पूछता है तुम्हारा ध्यान किधर है? मैंने तुम्हें ठीक से ड्राइव करने को बोला है। रेडियो पर न्यूज चल रही थी जहां बताया जा रहा था कि एक आदमी जिसने व्हाइट वेस्ट और खाकी पैंट्स पहनी है वो सिटी में देखा गया है और सबको रात को अकेले बाहर जाने से अलर्ट किया जाता है। अगर कोई उस पर्सन को देखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। वांग उस रेडियो को बंद करके बोलता है मैं रेडियो की वजह से नर्वस हो गया था, क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बाय करके ला सकते हो? मैं थोड़ी देर के लिए काम होना चाहता हूँ। डूजी उसके लिए ड्रिंक बाय करने के लिए कार से उतरता है तो वांग अपने आप से कहता है तुम्हारे साथ सेम प्लेस पर रहने की वजह से मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। इसके बाद वो अकेले ही उस कार को लेकर चला जाता है। डूजी उसके फोन पर कॉल करता है लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं करता। अगले सीन में जैंग ही की कही बात को याद कर रहा था जहाँ उसने उससे कहा था थोड़ा ब्रेव बनो। ये सब सोचकर वो किसी को मैसेज करता है क्या कल तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। इधर पुलिस चेकिंग कर रही थी जहां वो वांग को उसका आईडी कार्ड शो करने के लिए कहती है और उसे उसकी कार की ट्रंक भी ओपन करने के लिए कहते हैं। जब वो अपनी कार की ट्रंक ओपन करता है तो उसमें वही चीजें रखी हुई थी जिससे उसके जूनियर ने उसे डराया था। वो पुलिस वालों को समझाता है कि वो उसका सामान नहीं है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो उस किलर सस्पेक्ट को नोटिस करता है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसने बिल्कुल उसकी तरह ही कपड़े पहने हुए थे। तो वो उसे पकड़ने के लिए भागता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है लेकिन वांग उस किलर का पीछा नहीं छोड़ता। वो स्पाइडरमैन की तरह उछलते हुए उसे पकड़ने वाला था कि तभी पैर मुड़ने की वजह से हम उसे सीधे डूजी की बाहों में देखते हैं। डूजी उससे पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो वांग उसे सब कुछ बताता है जहां अब वो दोनों मिलकर उस किलर सस्पेक्ट का पीछा करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वांग बहुत ज्यादा डर गया था तो डूजी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? अगले सीन में वो वांग से कहता है मैंने तुम्हें मेरा वेट करने के लिए बोला था लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वांग बोलता है मैं अकेले ड्राइविंग की प्रैक्टिस करना चाहता था। ये सुनकर डूजी बोलता है तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वांग कहता है लास्ट टाइम जब हम दोनों के बीच गलती से किस हुआ था। वो आगे कुछ बोलता कि तभी डूजी बोलता उस टाइम पर तुम ड्रीम देख रहे थे और तुमने गलती से वो सब किया। ये सुनकर वांग बोलता है ड्रीम में मैंने जिस पर्सन को देखा वो तुम्हारे जैसा दिखता था जो मुझे काफी अच्छा फील करवा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ मैं बस अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करना चाहता था। ये सुनकर डूजी वांग को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने क्लोज ले आता है जहाँ वो उससे कहता है तुम मेरे बारे में जो भी फील करते हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर पाओ। इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशंस नहीं है। ये बात सुनकर वांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। डूजी कुछ सोचते हुए रोड क्रॉस कर रहा था तभी उसे एक ट्रक हिट करने वाला था। उसे इस तरह अपनी तरफ आता देख डूजी को उस रात की याद आ जाती है जहां इसी तरह उसके पेरेंट्स और भाई का एक्सीडेंट हुआ था।
उसने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। प्रेजेंट में वांग डूजी को उस ट्रक से हिट होने से बचा लेता है। अब वांग उसके ऊपर था और ये कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हमें डूजी का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। वो कहता उस एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मेरा भाई कोमा में चला गया और उसका हार्ट भी फेल हो गया था। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ एंड हो गई थी, लेकिन तब मैंने वांग को देखा जो पार्क में एक सॉन्ग गा रहा था। उसने मेरी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। हमें उसकी आंखों में आंसू भी दिखाए जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलता है अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।